हाय एवरीवन, आई एम चंद्र प्रकाश जोशी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं 2009 की है। मेरे को आरबीआई ने भेजा था श्रीलंका में एक प्रोग्राम के लिए जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट पे था। मेरी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप में जो एक उत्तराखंड के छोटे से गांव में पढ़ता था, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड का स्कूल, और ये मेरा स्कूल है। मैंने आज सोचा फ़ोटो दिखाता हूँ। और हम भी ऐसे ज़मीन में बैठ के पढ़ाई करते थे एंड इट वाज फन टाइम। वहाँ से लेकर जब मैं 30 साल का भी नहीं था वहाँ तक पहुँचना और आरबीआई के बिहाफ पे फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंसेस और भी रहे। ये मेरी आईएसबी की ग्रेजुएशन की फ़ोटोग्राफ है जो मैंने आरबीआई में जाने के बाद एमबीए करने का प्लान किया उसके बाद की। और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी स्टोरीज शेयर करी हैं कि किस तरीके से हमारे कई बैचमेट दोस्त आरबीआई में जाने के बाद अब्रॉड जॉब कर रहे, फॉरेन स्टडीज़ के लिए गए, या किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ करियर में मिलती हैं। आप इन स्टोरीज़ को देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड फॉर आरबीआई ग्रेड बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आपकी अपनी एक यूनिक स्टोरी होगी, आपकी अपनी यूनिक एक जर्नी होगी डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। ये मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि उससे पहले आपको समझना होगा व्हाट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम इज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन बिग डिटेल। स्टे ट्यून्ड। अब शुरुआत करते हैं। पहले साइमन साइनेक की ये बुक है स्टार्ट विद वाई आरबीआई ग्रेड बी इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और बहुत अच्छा आंसर मिलता है अगर हम मास्लो नीड हायरार्की को समझें। सबसे पहले क्योंकि हमको, अगर हम अनएम्प्लॉयड हैं आज की डेट में, तो हमको सबसे पहले अपनी एक फिजियोलॉजिकल नीड, भाई रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ये एप्पल का लोगो बना दिया, बट एप्पल आईफोन की बात नहीं है। पहले हमें पेट भर खाना चाहिए, उसके बाद हमें सेफ्टी नीड चाहिए। आज तो खा लूँगा लेकिन कल क्या होगा। फिर हमको चाहिए अपनी लव एंड बिलोंगिंगनेस, फैमिली, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, लाइफ पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। फिर बात आती है रिकग्निशन और रेस्पेक्ट की। तब जाके कहीं हम बात करते हैं कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरा पर्पज़ क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की जॉब की बात करें, बेसिक नीड्स, सेफ्टी नीड। देखिए बेसिक नीड तो इतनी अच्छी सैलरी, इस पर तो बहुत बार बात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा पब्लिकली अब बोल के फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हम इतने बार बता चुके हैं द काइंड ऑफ सैलरी पर्क्स बेनिफिट यू गेट। मैं ब्रीफली आज फिर बता दूंगा आपको, वो शायद ही किसी और जॉब में मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब में मैं आपको ब्रीफली ये बताऊँ कि जब मेरे बैचमेट आईपीएस में सिलेक्ट होकर गए थे, उन्होंने बोला मेरी सैलरी कम हो गई है। पर्क्स बेनिफिट वहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंट हैं, बट एज पार्ट ऑफ द कंपनसेशन बेस्ट है इन गवर्नमेंट सेक्टर। आज की डेट में आप 30 लाख का पैकेज मान लीजिए। सेफ्टी नीड, गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, हाउसिंग लोन मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलता है। मतलब मैं आपको ऐसी समरी बताऊं, एक बार हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली किसी ऑफिसर का लिवर ट्रांसप्लांट होना था, जो लिमिट में था नहीं मेडिकल की, वो आरबीआई ने सैंक्शन किया डिप्टी गवर्नर की अप्रूवल से। लव एंड बिलोंगिंगनेस, बिकॉज आप एक एलाइड प्रोफेशनल हो, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन है, जॉब सिक्योरिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। प्रेस्टीज, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। रिकग्निशन है, रिस्पेक्ट है, हर नोट पर लिखा होता है आरबीआई, तो सब लोग जानते हैं रिजर्व बैंक को। आप कहाँ जॉब कर रहे हो, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, प्रोफेशनल रिकग्निशन है। कहीं भी आप जाएंगे सोसाइटी में तो यू विल बी रिस्पेक्टेड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो देखिए ढूंढना होता है, ये हमें किसी भी जॉब में मिल सकता है। वेदर आई एम ए टीचर, आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। मैं अगर कोई और भी काम करता हूँ जॉब के अलावा, उसमें भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है। तो ये एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, ये डेफिनेटली आप अपनी जॉब में पाओगे। लेकिन आरबीआई की अगर हम बात करें कि कैसे आपको मोस्ट ऑफ द नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, हाउसिंग, कार लोन, ट्रेवल अलाउंसेस, एजुकेशन बेनिफिट। मतलब जब मैं एसबी में पढ़ने गया था वहाँ पर भी मुझे 2/3 सैलरी मिलती थी। वर्क लाइफ बैलेंस, 5 डे वीक है। उसके अलावा लीव, हेल्थ केयर, रीइंबर्समेंट, मतलब स्पेक्टिकल्स, ब्रीफ केस, घर में पर्दा, फर्नीचर, बुक, कंप्यूटर, क्या क्या तो नहीं मिलता है। एजुकेशन लोन मिलते हैं बच्चों के लिए, सॉफ्ट लोन। हमने एक वीडियो बनाया था कि जो क्लास 4 एम्प्लॉई है वहाँ पर 1 करोड़ का हाउसिंग लोन मिल रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है, ब्रीफली आगे बात करता हूँ। कहीं भी आप जाते हो तो स्टार होटल में रहते हो, बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट होते हैं। डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर टाइप की नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम आरबीआई की जॉब में, ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। वाई आरबीआई? इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर नेशन। लाइफ विद आरबीआई इज नॉट जस्ट अनदर करियर, इट इज ए कमिटमेंट। इट इज ए कमिटमेंट टू सर्व द नेशन वेयर योर डिसीजंस मेक एन इम्पैक्ट on the way economy and the financial sector of the country evolves. Come to RBI if you are looking for an ecosystem that encourages continuous learning and equal opportunity work environment, a supportive HR climate, of course, an attractive compensation. If you want to build your nation,
वाइल यू आर बिल्डिंग योर करियर, आरबीआई इज द प्लेस। और जहाँ तक बात आती है करियर की, बात केवल ग्रेड बी में शुरुआत करने की नहीं है, बात है 30-35 साल की जर्नी जो आरबीआई ग्रेड बी जब आप ज्वाइन करते हो। मैं तो 6 साल रहा आरबीआई में, मैं आपको 6 साल का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं और लोगों के साथ भी टाइम बिता रहा हूँ तो मैं आपको उस जर्नी को ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि करियर एक लाइफ टाइम डिसीजन है। सबसे इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी में यूनिक क्या है, मैंने शुरुआत करी थी आरबीआई दिल्ली ऑफिस में, जहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ था। फर्स्ट टाइम आरबीआई में एक्सपोजर हुआ, और वो शानदार बिल्डिंग, वो शानदार ऑफिस, उसी दिन लगा यार का सिलेक्शन हो गया। पहुँचे रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में। आई थिंक लाइफ का सबसे बढ़िया टाइम था जब आपकी इतनी बढ़िया जॉब लगी हुई है और आप हो लेकिन अभी भी कॉलेज में। मेड लाइफ टाइम फ्रेंड्स जो आज भी आरबीआई में टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। 6 हफ्ते जो हमने यहाँ निकाले कभी भूल नहीं सकते। फिर मिल गया हैदराबाद ऑफिस में पोस्टिंग, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम निकला, और इशू डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, जिसको आप डॉस बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, बैंकों का इंस्पेक्शन करना होता है, वहाँ पे काम किया। बहुत सारा साउथ इंडियन फूड खाया, टेस्ट डेवलप हो गया। फिर उसके बाद प्रमोशन लेके, हमारे टाइम में कोई ऐसा टाइम का लिमिट नहीं था, 4.5 ईयर में मैं एजीएम हो गया था और आया मैं लखनऊ ऑफिस में। लखनऊ ऑफिस में आरपीसीडी में काम किया, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। एलडीओ के रूप में इन द बोर्ड ऑफ आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक के बोर्ड में था। आरबीआई में आपको बहुत यंग एज में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, आप ग्रो करोगे आगे भी। और इंटरेस्टिंग बात है कि आरबीआई के ऑफिस हैं 34 लोकेशंस पे, मोस्टली इन द स्टेट कैपिटल्स, तो आपकी पोस्टिंग शहरों में रहती है। कभी कभी छोटी जगहों पर जाने का मौका मिलेगा फॉर द ऑफिशियल विजिट्स, जैसे जब मैं लखनऊ में था तो डिस्ट्रिक्ट्स में जाना होता था फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग्स, जिसमें बैंकर्स के साथ मीटिंग होती है, जिसमें लीड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में बात होती है। मोस्टली दीज मीटिंग्स आर हेडेड बाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और सबसे क्रूशियल रोल हो जाता है उसमें आरबीआई ऑफिसर का, क्योंकि सारे बैंक तो आरबीआई के स्ट्रक्चर में चलने वाले हैं। अब अगर हम बात करें करियर की, तो देखिए मैनेजर लेवल ऑलरेडी मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन है। जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन क्या है, ग्रेड ए होता है जीएमजी, जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन, और उसके नीचे क्लर्क हैं जिनमें आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट होता है, और फिर क्लास 4 एम्प्लॉय भी हैं, आरबीआई अटेंडेंट बोलते हैं जिनको आप। यहाँ से प्रमोशन होकर ग्रेड सी भी मिडिल मैनेजमेंट है, ये दोनों मिडिल मैनेजमेंट है। ग्रेड डी और ग्रेड ई है सीनियर मैनेजमेंट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप प्रमोशन ले रहे होंगे तो डिपार्टमेंट भी मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज हो रहे होंगे, एक्सपोजर बढ़ता चला जाएगा, आगे बात करूंगा। सीजीएम लेवल हो जाता है टॉप मैनेजमेंट, चीफ जनरल मैनेजर। मोस्ट ऑफ द ग्रेड बी ऑफिसर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ग्रेड एफ कैडर है, इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सिलेक्टेड लोग पहुँच पाएंगे, और कुछ लकी डिप्टी गवर्नर भी पहुँच पाएंगे। उसमें लक भी होगा, आपका करियर प्रोग्रेशन भी होगा, मल्टीपल फैक्टर्स। अभी अगर हम बात करें आरबीआई के कैडर में, तो देखिए आउट ऑफ 4 डिप्टी गवर्नर्स, रविशंकर सर और श्री मुर्मू सर, 2 आरबीआई ग्रेड बी कैडर से हैं। एक कॉमर्शियल बैंकर होते हैं, स्वामीनाथन सर एसबीआई से आए हुए हैं, और डॉक्टर पूनम गुप्ता मैम इकोनॉमिस्ट है। कभी कभी ये वाली पोजीशन भी आरबीआई के इंटरनल कैडर से आ जाती है, जैसे इससे पहले महापात्रा सर थे। तो गवर्नर मोस्टली बाहर से आते हैं। मोस्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक केस है, वो मैंने एक दूसरी स्टोरी में बताया हुआ है, बट वो पहले आरबीआई में था और बाद में गवर्नमेंट में जाकर दोबारा आरबीआई में गवर्नर आए थे। आपको नाम पता है तो लिखिए कमेंट में। बात करते हैं काम क्या करोगे आरबीआई में जाके। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, देश की मॉनेटरी अथॉरिटी है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मौद्रिक नीति, बेसिकली मनी सप्लाई इन द कंट्री, एंड यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इज मनी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। रेगुलेटर है फाइनेंशियल सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम का, पेमेंट सिस्टम का भी। जितने आपकी पेमेंट कंपनियां हैं सब आरबीआई रेगुलेट करता है, उनको लाइसेंस देता है काम करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज, आज की डेट में आप सुन रहे होंगे जब वॉर हो रहा है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सब माल जो बाहर से मंगाना होता है, जो रुपए की वैल्यू गिर रही है, उसमें भी आरबीआई कोशिश करता है कि कैसे एक बैलेंस रखा जाए, जिससे हमारे इंपोर्ट भी सफ़र ना करें और एक्सपोर्ट भी सफ़र ना करें। करेंसी, इशूअर ऑफ करेंसी, यानी कि जो देश में मुद्रा है, जो नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, उनको इशू करता है। आरबीआई का डेवलपमेंट रोल है, बहुत सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत सारा क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज, जिससे देश में विकास हो, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। और उसके अलावा सरकार का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, बैंकर्स का बैंक है, और भी आरबीआई के पास डेट मैनेजमेंट, एक्सटर्नल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनको मैनेज करना, और भारत सरकार को एडवाइस करना, बहुत सारे काम हैं। आरबीआई स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट्रल बैंक है मैं बोलूँगा।
अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हुए आपको इतना एक्सपोजर मिलेगा कि टाइम कहाँ निकलेगा और कितना आप सीख रहे होगे, कैरियर विल बी वेरी फुलफिलिंग। अब मैंने आरबीआई ग्रेड बी की इतनी तारीफ कर ली तो आप बोलोगे बस अगर लाइफ में कुछ करना है तो आरबीआई ग्रेड बी, नहीं तो कुछ नहीं। नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट ए करेक्ट स्ट्रेटजी। मैं खुद भी आरबीआई ग्रेड बी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था जब मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। देखिए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इतना रिस्क थोड़ा ना ले सकते हैं, कैरियर की बात है और इतनी कम वैकेंसी आती है आरबीआई में, कभी 100 से नीचे, कभी 200-250 आ गई। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आरबीआई ग्रेड बी इज एन अम्ब्रेला एग्जाम। आरबीआई ग्रेड बी की आप तैयारी करो, उसकी तैयारी में मतलब इट इज़ लाइक ए बिग एग्जाम इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंस सेक्टर। यहाँ पर अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करो तो बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि सेबी, जैसे कि IRDA, IPFRDA, IFSCI और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि सिडबी, जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक, और भी ECGC है, नबार्ड है, इवन LIC की बैंक PO की तैयारी आपकी इसके साथ में हो जाएगी। समझाता हूँ कैसे। ऑर्गेनाइजेशन देखो, आरबीआई डेफिनेटली बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो आरबीआई में आपको समझ में आएगा कि इसीलिए उसकी पब्लिक वैल्यू भी ज़्यादा है और वो सेंट्रल बैंक भी है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें IRDA या नबार्ड या सेबी, कंपेरेटिवली छोटे ऑर्गेनाइजेशन से, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, मेरे को तो मेरे पर्क, सैलरी, बेनिफिट सेम ही मिलते हैं, क्योंकि ग्रेड ए का मतलब ग्रेड ए होता है, ग्रेड बी का मतलब ग्रेड बी होता है। आप सेबी में जाएँ, नबार्ड में जाएँ, IFSC में जाएँ, NPS में जाएँ, PFRD में जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, मेन बात होती है एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, मैं डिटेल में बात करूँगा आगे, ये लगभग सभी में आपको मिलेगा फेज़ 1 में। थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है, जैसे सेबी के केस में यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट वगैरह है जो फेज़ 2 में आता है, आरबीआई में भी आता है। देखिए फेज़ 2 में ESI, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये यहाँ पे ईजी लेवल का फेज़ 1 में आ जाता है। नबार्ड में यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंप्यूटर, ESI और एग्रीकल्चर आ जाएगा। NPS में थोड़ा सा कंप्यूटर आ जाएगा, NPS ग्रेड बी भी निकालता है। इसी तरीके से बाकी में भी IFSCI में भी, FRD में, IDI में, बट मोर और लेस अगर आपने आरबीआई लेवल की तैयारी कर ली, ESI, फाइनेंस और मैनेजमेंट फेज़ 2 के लिए, और फेज़ 1 के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आरबीआई लेवल की तैयारी कर ली, तो आपको ये बाकी एग्जाम आसान लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। इंश्योरेंस पढ़ना पड़ेगा अगर आप IRDA की बात कर रहे हो, आपको पेंशन सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप PFRD की बात कर रहे हो, आपको एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नबार्ड की बात कर रहे हो, सेबी के लिए आपको सिक्योरिटीज मार्केट एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंस थोड़ा डीप में जाएगा। सेम बाकी जॉब्स की बात भी करेंगे, लेकिन पॉइंट क्या है कि इफ़ यू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम, सब में अपियर होना है। आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन में यूनिक है, फेज़ 1 प्रिपरेशन डिफरेंट है और फेज़ 2 डिफरेंट है। फेज़ 1 है मैं स्पीड और एक्यूरेसी की बात, आइए डिटेल में समझेंगे। फेज़ 2 में बात है कितना आप नॉलेज रखते हो और कैसे आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हो। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर आप सोचते हो कि मैंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। फेज़ 1 जिसको लोग लाइटली ले लेते हैं इज़ मोर डिफिकल्ट नॉट टू क्रैक। इसमें 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन में आपको अलग अलग स्कोर करना है। GA सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 40% वेट हो गया, लेकिन क्वांट को आप हल्के में मत ले लेना, ये 30 में से सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलता, लोगों से भी बताता हूँ आगे। और इंग्लिश, रीजनिंग मॉडरेट लेवल से आपका काम हो जाएगा। 2 घंटे का कंप्लीट एग्जाम है, लेकिन सेक्शन वाइज टाइम है। लास्ट ईयर का कट ऑफ था 77.5 मार्क्स। इसी टाइप सेक्शनल कट ऑफ देखिए 9.0 मतलब इंग्लिश और क्वांट में, और 18 रहा रीजनिंग में, और 24 रहा जनरल अवेयरनेस में। इन चारों को अगर आप सम कर देंगे, कितना बना, 18 36 और 24 कितना, 60 मार्क्स बनने, कितने 60 मार्क्स, और लाए कितने हैं मिनिमम 77.50। तो ये 17.50 कहीं एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, और मोस्टली कहाँ लाते हैं लोग, GA में, क्योंकि ये है आपका 80 मार्क्स का, और रीजनिंग में क्योंकि ये है 30 मार्क्स का। डिटेल में बात करेंगे कैसे आप इसको ला सकते हो। क्वांट में आप बहुत कोशिश मत करना, देखिए क्वांट का कट ऑफ नॉर्मली कम ही रहता है। यहाँ पे तो 9 मार्क्स था, इससे पहले तो 7.5, 4.5, 4.5, क्योंकि क्वांट आती है आरबीआई में बहुत टफ। GA, क्योंकि GA की जो प्रिपरेशन है वो आपको फेज़ 2 में भी काम आएगी, इसमें आपको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। डोंट सी की सेक्शनल कट ऑफ कितनी है। कुछ लोग रीजनिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली जिन्होंने बैंकिंग की पहले तैयारी करी है। कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वहाँ भी एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं। फेज़ 1 का कट ऑफ देखिए, पेपर टफ होता है तो ये कम हो जाता है, 54 मार्क्स भी हुआ यहाँ पे 23 में। पेपर इजी हुआ 2019 में देखिए 122, तो ऑलमोस्ट 61% आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ गया, देखिए कितना आ गया, 27.2। बहुत वेरी करता है, लेकिन
अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, पेपर डिफिकल्ट होने से क्या होता है, अगर आपको सपोज आरबी असिस्टेंट का पेपर देखो, आपको 90%, 93%, 94% निकालना पड़ता है, उससे ये बेटर है, बिकॉज ये आपकी मेरिट दिखाता है। अब फेज 1 की डिटेल में स्ट्रेटजी की बात करते हैं, कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, क्वांट में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ये केवल स्पीड का एग्जाम है ही नहीं। सेम वे रीजनिंग में आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स मिलते हैं। और इंग्लिश में आप सोच रहे हो फैंसी वर्ड्स और वोकैब से काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जनरल अवेयरनेस बहुत लोग समझते हैं रैंडम आएगा, एब्सोल्युटली नॉट। मैं शुरू कर रहा हूँ मुश्किल से। मुश्किल क्या है, क्वांट बहुत लोगों से सेकंड कट ऑफ निकलता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे टाइटल दिया है, ये बुक का टाइटल लिया है ईट दैट फ्रॉग। मुश्किल काम होता है ना ये, तो दैट इज व्हाट द बुक सेज, मुश्किल काम पहले कीजिए। तो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे क्वांट को समझने से, क्योंकि क्वांट में लोगों को लगता है मुझे जो आता है, मुझे जो नॉलेज है, मेरे को इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, बट जब स्कोर आता है तो बड़ा ही दुख होता है। तो पहले समझिए क्या सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, सब टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। आपको समझना है कि आप इनमें से क्या बेटर कर पाते हो, चाहे डेटा एफिशिएंसी है, कोड डेटा की क्वेश्चंस भी है, केसलेट डीआईज भी हैं। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो कुछ डीआई डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती हैं, कुछ जो है मॉडरेट लेवल की होती हैं। इसमें आपको जाना पड़ेगा कि क्वेश्चन के डेप्थ में, और यह आएगा आपको जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे डिटेल में। इसी तरीके से नंबर सीरीज में भी कुछ मॉडरेट लेवल होगा, कुछ डिफिकल्ट लेवल होगा। यहीं पर तो आर्ट है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ये रियल एग्जाम से निकाला है हमने चैप्टर वाइज, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं एग्जाम में, और डिफिकल्टी वाइज भी। और डिफिकल्टी जो होती है ना, थोड़ा बहुत पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे मेरे को क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आसान लगे, इसमें है नहीं प्रोबेबिलिटी, या डेटा सफिशिएंसी बोलता हूँ, मैं अच्छा हूँ डेटा सफिशिएंसी में, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन भी आने वाला नहीं है। आई डोंट नो, आई एम नॉट गुड एट दैट। मेंसुरेशन, ओहो, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ये आप कब करोगे, जब आप पेपर को समझोगे, जब आप एक एक सेक्शन को समझोगे। आप देखिए प्रीवियस ईयर में भी ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा डीआई इज इंपॉर्टेंट। तो अब ये आप नहीं छोड़ सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन तो करना पड़ेगा। इसमें कुछ डिफिकल्ट वाले आप छोड़ दोगे 10 में से आप 8 क्वेश्चन भी कर रहे होगे या 5 भी कर रहे होगे कई बार, क्योंकि आपका स्कोर का एम ही 10 to 12 मार्क्स है। आप हो सकता है 5 डीआई में ले आओ, फिर 5 कहीं नंबर सीरीज में, केसलेट डीआई में, या डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में, कहीं से भी ला सकते हो। इट इज़ वेरी क्लियर कि किस तरीके से टॉपर निकाल रहे हैं। डीआई इज नॉन निगोशिएबल, केसलेट डीआई भी कंसिस्टेंट है, उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। अरिथमेटिक स्टेबल है, 8-9 क्वेश्चन आते हैं, स्कैटर्ड टॉपिक पर आते हैं। लेकिन मेरे को ना अरिथमेटिक के क्वेश्चन तो ऐसे लगते हैं सारे एक ही से हैं। मुझे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सब में ऐसे लगता है, मतलब अगर मुझे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, क्या है 1/8 इज व्हाट 12.5%। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं लगता, उसमें कुछ मिला दो। अगर आपने 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिला लिया तो वो 50-50 हो गया, या 50-50% हो गया। आप जिस तरीके से उसमें करना चाहो उसमें, और फिर 1 लीटर पानी मिला दो तो अब पानी 2 लीटर हो गया। उसमें फिर ऑयल मिला दो 1 लीटर, तो अब वो 2 हिस्से का पानी है, 1 हिस्से का ऑयल है, 1 हिस्से का दूध है। 25% किसी भी तरीके से ले लो, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कोई एक सिंगल टॉपिक की डोमिनेंस नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज आपका कंफर्ट जोन है, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और 15 मार्क्स 13 मार्क्स का एम करना है, क्वांट में एम करना है टू गेट द सेक्शनल कट ऑफ डन, अनलेस यू आर ए मैथमेटिक्स जीनियस। कुछ लोग हो सकते हैं, भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बस सेक्शनल कट ऑफ निकाल लो, क्वांट में खुश हूँ। कुछ टिप्स बताता हूँ आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज। 5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, और आप डीआई सॉल्व करोगे तो बन जाएंगी। सीरीज कंपेरेटिवली डुएबल होती हैं, कुछ दिनों में ये समझ में आ जाता है कि किस टाइप की सीरीज चल रही होती हैं। 5-10 तरीके की सीरीज हैं, 1 या 2 क्वेश्चन रह भी गया ना, तब भी आप 3 क्वेश्चन निकाल लोगे सीरीज में, तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। डेटा सफिशिएंसी अगेन इट इज ए मैटर ऑफ मोर अंडरस्टैंडिंग। इसमें अच्छी बात है कि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, मेरा तो फेवरेट है। मैंने तो जीमेट में भी बहुत डेटा सफिशिएंसी में मास्टरी हासिल कर ली थी। कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है, आपको समझना पड़ता है कि ये डेटा सफिशिएंट है कि नहीं है। कोई डेटा की क्वेश्चन मेरा फेवरेट नहीं है, आपका हो सकता है, यू डिसाइड। मिसलिनियस भी जैसे मैंने बताया, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप क्या करो, डीआई ले लो, प्रैक्टिस करो। स्पीड लेके आनी है, लेकिन स्पीड से ज़्यादा डेप्थ चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेटजी रखनी है आपको कि गारंटीड मार्क्स चाहिए। मेरे पास स्कोप नहीं है गलतियां करने का, क्योंकि 25 मिनट में ना आप 25 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हो। 25 मिनट में
10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो बस, लेकिन वो सही होने चाहिए, सेलेक्टिव होना है आपको, फोकस करो कहाँ पर आप सही निकाल सकते हो। आरबीआई ग्रेड बी क्वांट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चन, इट्स अबाउट सॉल्विंग द राइट क्वेश्चंस एंड फास्ट। एग्जाम बी पे सुशील लगाड़े सर, उनको मजा आता है क्वांट पढ़ाने में क्योंकि उनका स्ट्रेंथ है, नेहा मैम पढ़ाती हैं। और आपको एडवांटेज क्या होगा इससे, जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, मानो हम प्रॉफिट एंड लॉस उठा लेते हैं, इसमें आपको कंप्लीट वीडियो दिए हुए हैं, कंप्लीट नोट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे टेस्ट भी दिए हुए हैं। आपको अगर लगता है प्रॉफिट एंड लॉस आपको थोड़ा आता है तो आप मिडिल के वीडियो से शुरू कर लो, नहीं तो आप बेसिक से शुरू कर लो, नहीं तो आप केवल और केवल टेस्ट देख लो, उससे भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो पूरा का पूरा पढ़ने की बजाय आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, मॉक टेस्ट करो और पर्टिकुलर क्लास को भी आप जा सकते हो, आपके पास क्लास की रिकॉर्डिंग है, आप उस पर्टिकुलर क्लास को देख सकते हो, और नहीं तो क्लास में जाके क्वेश्चन पूछिए, फैकल्टी की आपको 1-on-1 भी एक्सेस है, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है मेरा कि फेज 1 में यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं क्वांट की, तो ये इतने सारे जो टॉपिक है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता कि आप स्टार्ट करो शुरुआत से और आखिरी तक सभी ने खत्म कर लो, इसी में 3 महीना निकल जाएगा, फिर तो 50% फास्टर प्रिपरेशन हो ली। अब अगर हम बात करें रीजनिंग की, ये अच्छी बात है कि किसी ने भी कॉलेज में पहले पढ़ी नहीं होती है, तो हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे शुरू कर रहे हैं और शुरुआत में तो पजल हो जाता है दिमाग कि ये है क्या चीज़, इनपुट आउटपुट क्यों बनाए भाई, ये कोडिंग क्यों बनाई, इनका क्या पर्पज है, सैलोजिज्म क्या होता है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, क्या हो जाएगा इससे। आई यूज टू एक्चुअली आर्ग्यू अ लॉट, बट यार उससे काम तो होता नहीं है, तो एग्जाम निकालना है। फाइनली कोशिश किया तो सबसे बढ़िया स्कोरिंग बना मेरे लिए है रीजनिंग, इट मैटर्स, सेकंड हाईएस्ट वेटेज है जीए के बाद, सबसे कम सरप्राइज है। तो फेज 1 देखिए, इनइक्वालिटी, सैलोजिज्म, वर्ड फॉर्मेशन, डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट, पजल्स तो ज़्यादा आते आते हैं, आगे बात करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग भी है, नंबर पेयरिंग भी है। ये सब अगर हम लास्ट ईयर का पैटर्न देखें और उससे पहले का भी पैटर्न देखें, दिस इज़ द बेनिफिट इन एग्जाम भी, बिकॉज हम लोग 10 साल से बता रहे हैं और उससे 10 साल पहले हमने खुद भी एग्जाम दिए हैं, आपको मालूम है, तो वी नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। सारी तैयारी से नहीं होगा, 50% फास्ट प्रिपरेशन होगी व्हेन यू नो वेयर टू फोकस। सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, साइलोजिज्म, ब्लड रिलेशनशिप एंड वर्ड बेस्ड सीरीज, मशीन इनपुट आउटपुट, सबके क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग के भी हैं। इसमें जैसे मैं अपनी बात करूँ, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं रहती, बट मुझे बहुत पसंद नहीं है। क्यों? फास्ट हो जाते हैं, एक्यूरेसी कम भी रही तो क्या, अगर मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे 6 ठीक हो गए तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 5-6 मिनट लगने वाले हैं। पजल में 10 मिनट लगाने के बाद हो सकता है पजल सॉल्व नहीं हुआ, 10 मिनट वेस्ट हो गए मेरे। माई स्ट्रेटेजी है, यू हैव टू डिसाइड योर स्ट्रेटेजी। तो आरबीआई की रीजनिंग कैसे यूनिक है, पजल का नंबर हाई है, बट ये केवल अकेला गेम है नहीं। क्रिटिकल रीजनिंग प्लस स्मॉल टॉपिक्स इज मोर स्टेबल, दिस इज द वे यू कैन बिल्ड ए बैकबोन आपका, कि भाई मैं मिनिमम रीजनिंग में तो 20 मार्क्स ऐसे ले आऊँगा, 25-30 प्लान होना चाहिए कि मैं 25 से 30 ले आऊँगा, जिससे कि मेरा कंफर्टेबली फेज 1 क्लियर हो जाए। डिफिकल्टी मॉडरेट है और एक्यूरेसी स्पीड का एक अच्छा बैलेंस रखना है। कुछ कुछ में, जैसे मैंने बताया आपको, रीजनिंग में स्पीड मिस भी हो सकती है, एक्यूरेसी मिस भी हो सकती है, तो चलेगा। अगर आप 45 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करते हो और 30 ठीक हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी क्या है, इट इज़ ए टेस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्यों होते हैं ये एग्जाम, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में, इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज ओनली, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू टेक। अगर रीजनिंग में देखो 18 तो कट ऑफ ही जा रहा है या 15 जा रहा है या कई बार कम भी जा रहा है, जहाँ पे टफ हो जा रहा है पेपर, बट क्या आप डिसीजन लेते हो उस 60 क्वेश्चन से 45 मिनट से। 45 मिनट्स में आप 45 क्वेश्चन भी कर सकते हो, बट 40 तो कर सकते हो, 35 तो कर ही सकते हो। तो आपको निकालना है कि कौन सा मेरा गारंटी जोन है, इजी किल जोन में भी। मेरे केस में इनइक्वालिटी है, सैलोजिज्म है, वर्ड नंबर है, और ये कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशनशिप्स मुझे तो बहुत ईजी लगते हैं। फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी है, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन भी। अटेम्प्ट ओनली व्हेन द पैटर्न इज क्लियर। ऐसे ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 2 मिनट आपने लगाए, आप कमिटमेंट बहस में नहीं फंसना है। 2 मिनट लगाए तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया, इसको स्किप मारते हैं यार, अगले में चलते हैं। अभी तो मेरे पास बाकी बचे हुए 43 मिनट्स तो है ना, उसमें निकालना है। क्रिटिकल रीजनिंग कैन बी अ रैंक बूस्टर, जैसा मैंने आपको बताया, अजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस करना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें आपको किसी को भी कुछ ना आता हो। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ इसके पीछे लॉजिक समझ लेंगे कि भाई क्यों ये आर्ग्यूमेंट वीक है, क्यों ये अजम्पशन है और क्यों ये इन्फरेंस है। शुरुआत में आपको लगेगा ये तो सब कंफ्यूजिंग हो रहा है, आई एम टेलिंग यू, बट यू डू मोर प्रैक्टिस हियर ऑन द राइट क्वालिटी क्वेश्चंस, यू विल एस रीजनिंग, मोस्ट स्टेबल इन फेज 1 एंड मोस्ट स्कोरिंग। पजल्स आई सजेस्ट आप थोड़ा लास्ट में लेना। स्टार्टिंग गारंटीड क्वेश्चन से
फिर करो जहाँ पर आपको और कंफर्ट है, फिर उसके बाद जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है जिसमें स्पीड रहती है लेकिन थोड़ा एक्यूरेसी मिस होती है। पजल्स में प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको पजल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भले से क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो गोल्डन रूल क्या है कि जो हाई क्वालिटी, मतलब जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये मेरे से सॉल्व हो रही है, उस पर जाओ, सब सॉल्व करने में नहीं बैठना है। लो हैंगिंग फ्रूट्स मिलते हैं रीजनिंग में, बट आपको ढूंढने पड़ेंगे वो। अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस करो, कुछ रूल से बात करो, चैप्टर वाइज टेक्निक लगाओ और चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस करो, तो आप अपने लो हैंगिंग फ्रूट निकाल लोगे। रीजनिंग में 30, 35, 40 स्कोर आप प्लान कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू स्टैंड। रीजनिंग इज मैक्सिमाइजिंग क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चन एंड कंट्रोलिंग पजल अटेम्प्ट। इफ आई से पजल आपको पजल कर देगा, बी केयरफुल। हमारे यहाँ पे एग्जाम में जो फैकल्टी हैं आपको वो स्पेसिफिकली आरबीआई के हिसाब से किस तरीके से आपको आरबीआई में क्रैक करना है रीजनिंग को वो बताएंगे, और यहाँ पर भी आपको सारा कंटेंट पहले से मिल जाएगा। कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना है, मानो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, तो इसमें आपको दिख रहा है, देखिए कि इससे रिलेटेड वीडियो, इससे रिलेटेड नोट्स और इससे रिलेटेड टेस्ट। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो यू मे हैव टू स्टार्ट विद वीडियोस और लाइव क्लासेस। अपनी पेस पर पढ़ना है तो रिकॉर्डेड वीडियोज आर मोस्ट यूजफुल। बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सर के हैंड होल्डिंग चाहिए, तो मैम जब आएंगी क्लास में तभी उसके बाद में शुरू कर पाऊंगा, तो कम टू द लाइव क्लास। और यहाँ पे फिर ये नोट्स भी हैं और ये टेस्ट भी हैं। यू हैव टू एक्चुअली डू लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी, प्लीज अंडरस्टैंड। इसीलिए हमने कोर्स ऐसा बनाया है कि ये सेल्फ स्टडी के लिए एकदम फिट है। बट वी डू डेली लाइव क्लास। यहाँ पर देखिए जॉइन लाइव क्लास लिखा है लेफ्ट में, तो लाइव क्लास से आपको पता लगता है कॉम्पिटिशन कितना चल रहा है, दूसरे लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियरिफाई होते हैं। लाइव क्लास से आपको ना मोमेंटम बनता है पढ़ाई का। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश नॉर्मली लोग सेल्फ प्रिपरेशन से कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, उनको पहले टेस्ट देना चाहिए, तब पता लगेगा कि अच्छी है कि नहीं है ना। कम टाइम में प्रिपेयर हो सकती है, और अच्छी इंग्लिश इसलिए भी चाहिए क्योंकि फेस 2 में आपको लिखना है, इंग्लिश तो लिखना ही है, और 2 और पेपर इंग्लिश में लिखने वाले हैं आप, तो इंग्लिश तो मस्ट है। इंग्लिश फेज 1 की अगर हम बात करें, लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड देखें तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिडक्शन, क्लोज टेस्ट, फ्रेज यूजेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, ऑड वन आउट, इडियम्स, फ्रेजेस, सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आप देखिए कि 25 मिनट में आप कौन से 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ लोग 30 भी कर सकते हैं मेरे जैसे, उनकी स्पीड अच्छी अगर पढ़ने की। मेरा ऐसा रहेगा कि इंग्लिश में ना मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर दूंगा, एक्यूरेसी थोड़ा गलत रहेगी और स्कोर कर ले जाऊंगा। बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं 30 क्यों पढ़ूँ, मैं तो 20 ही पढ़ूंगा, 20 में से मेरे 18 ठीक होंगे, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो ये आप समझिए। और सेम सा पैटर्न है, आरसी बहुत बहुत सिंपल टाइप का ही आता है, रिलेटेड टू द मोस्टली जो इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंस के पैराग्राफ होते हैं वो आते हैं, और बाकी जो आप IBPS में तैयारी कर रहे हैं उसी टाइप के आपके वर्ड रिप्लेसमेंट या एरर डिडक्शन या पैरा जंबल्स, ये सब मैचिंग द कॉलम, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम है। कोई आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेट अभी भी काफ़ी है और वेरी करता है ईयर टू ईयर, तो इसका भी इग्नोर मत कीजिएगा। यूज्ड बेस इंग्लिश इज द कोर थिंग। आप सोचोगे कि मैं ग्रामर की बुक पढ़ के क्या कर लूँगा, नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ ग्रामर, लेकिन यूज बेस, वर्ड रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, डाउट फिलर्स, तो यूज अगर आप करते हैं, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना। यू हैव टू फिट द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। अब वो ग्रामर की बुक से नहीं पता लगेगा। सेंटेंस का लॉजिक, है ना, ये पैरामीटर, सेंटेंस का लॉजिक, तो अक्रॉस द ईयर आरबीआई क्या कर रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछ रहा है, पैरा जंबल पूछ रहा है, कनेक्टर्स पूछ रहा है, ऑड वन आउट पूछ रहा है। आरबीआई इज टेस्टिंग कि आपको अंग्रेजी का जो फ्लो है, आर यू यूज्ड टू इंग्लिश और नॉट, बिकॉज सी द रियलिटी इज whatever we like or not, and I said in the beginning of the video, मैं खुद हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ। आज भी मैं आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल द काइंड ऑफ हिंदी यू विल राइट, आई विल राइट बेटर, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि हमने तो 12वीं क्लास तक हिंदी में एग्जाम दिया है बोर्ड में। तो पॉइंट वो नहीं है, मुझे आरबीआई में जाना है तो मुझे इंग्लिश सीखनी है, और मैं अब देख रहे होंगे बीच में बाई फ्लो ऑटोमेटिकली अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही करता था, बट मुझे निकालना एग्जाम तो करना पड़ेगा, नॉट बी एन एक्सक्यूज कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है एंड देन फिर मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं, इससे नहीं होगा भाई। इंग्लिश तो आरबीआई में जाने के लिए भी करनी पड़ेगी, और आरबीआई के जाने के बाद भी क्यों कर रहा है आरबीआई इतना फोकस यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काम तो ज़्यादा अंग्रेजी में होता है। हाउ आर यू गोइंग टू वर्क इन पॉलिसी मैटर्स, हाउ आर यू गोइंग टू राइट रिपोर्ट्स, हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट एनीथिंग इन द मीटिंग इफ यू डोंट हैव गुड इंग्लिश। हिंदी मीडियम से आप एग्जाम दे सकते हो, फिर भी इधर फेज 1 का इंग्लिश और उधर फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो निकालना ही पड़ेगा। ग्रामर के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप ट्रेंड देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, यू विल नो। तो यूनिक बात क्या है आरबीआई के केस में, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम रूल बेस्ड ग्रामर टू द प्रैक्टिकल लैंग्वेज, है ना। एसएससी स्टाइल डायरेक्ट ग्रामर नहीं आती है यहाँ पे, और नो ही बैंक में जो क्लरिकल लेवल पे आता है ना एकदम प्योर रूल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी नहीं आते हैं। इट इज क्लोजर टू कॉम्प्रिहेंशन, यूजेज एंड फ्लो।
और इसीलिए जिनका अंग्रेजी अच्छी है, जिन स्टूडेंट की, वो लोग तो बिना कुछ तैयारी के 20-25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट, मतलब मैं उनसे पूछूं कि अंग्रेजी की अगर आप बात कर रहे हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, कन्वर्ट करो, तो शायद वो सोचेंगे ये पढ़ा तो था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बट ऐसे तो याद नहीं आ रहा है। सिमिली मेटाफर क्या होता है याद नहीं आ रहा है, और पूरे टेंशन बता दो तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन दे नो प्रैक्टिकल इंग्लिश, दे आर यूज टू इंग्लिश, दे कैन स्कोर 20-25 मार्क्स। ठीक है, तो समझना यह है कि आपको इंग्लिश को यूज टू होना है, इंग्लिश में आपको कंफर्टेबल होना है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाता है, बट यहाँ पर अगर आप अच्छा इंग्लिश स्कोर करते हैं ना, तो फेज़ 2 में आपको स्कोर होगा, और कम समय में इंग्लिश में आप ज़्यादा स्कोर यूज़ कर सकते हैं सिलेक्टिव होके। चाहे वो स्टार्टिंग करते हुए आप क्लोज, फिलर्स, फ्रेज यूज से करें, फिर आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट की ओर जाएं, फिर आप एरर डिडक्शन करेक्शन की ओर जाएं, और आरसी को लास्ट में ले सकते हैं, नहीं तो टाइम बहुत लगा देंगे आप आरसी में, और ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिनको आप कम समय में कर सकते थे, ये रह जाएंगे। बाकी डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड यू डिसाइड हाउ मच यू वांट टू अटेम्प्ट। 20-25 अटेम्प्ट भी ठीक है, और कुछ लोग पूरे 30 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरी इंग्लिश सही है होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर इन इंग्लिश इन आरबीआई ग्रेड बी। और अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इंग्लिश इज नो लॉन्गर अबाउट नोइंग द रूल्स, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ इंग्लिश वर्क्स इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। हमारे यहाँ पे तो इंग्लिश के स्टालवर्ट हैं डॉक्टर संजीव शर्मा सर, इज ए फॉर्मर सीजीएम ऑफ आरबीआई, पोस्ट पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम आईआईटी कानपुर। सर पढ़ाएंगे आपको, और अंजलि मैम पढ़ाएंगे आपको। अंजलि मैम के बारे में स्टूडेंट के कमेंट देखिए कि बोलते हैं मैम आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। बेसिक चीज़ें हैं, जिन लोगों को अंग्रेजी अच्छी नहीं आती थी, डॉक्टर शर्मा विल डेफिनेटली हेल्प यू टेकिंग टू द हायर लेवल, बट बेसिक चीज़ें जिन लोगों को नहीं आती थी, मैम की जो टेक्निक्स है ना, मतलब लोगों को ना मज़ा आने लगता है इंग्लिश पढ़ने में। इफ़ यू हैव फियर फॉर इंग्लिश, इफ़ यू हैव एनी शाइनेस, तो आपको लगेगा यार इंग्लिश इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप करो कुछ क्लास, समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस देखो, आपकी बहुत शिकायत रहती है कि मुझे जनरल अवेयरनेस याद नहीं होता, समझ में आ जाता है। समझने का इसमें है, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरबीआई के केस में जनरल अवेयरनेस में बहुत सारा फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, लेकिन जब तक आप उसको एग्ज़ाम में याद नहीं रख पा रहे हो, तब तक उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैसे जनरल अवेयरनेस की आपको तैयारी करनी है, आगे मैं आपको बताऊँगा कुछ तरीके जिससे आप उनको याद भी कर पाओगे, और आपको जनरल अवेयरनेस करे बगैर आरबीआई का एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस इज नॉट ओनली अबाउट फेज़ 1, फेज़ 1 तो है ही है, 40% हाईएस्ट वेटेज, बट व्हाट अबाउट फेज़ 2? ईएसआई में क्या करोगे, एफएम में क्या करोगे, इवन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत बार कुछ ऐसे लिख रहे हो, इंप्रेसिव ऐसे लिखने के लिए क्या आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब हम डिटेल में समझते हैं कैसे जनरल अवेयरनेस पे एस करना है। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आरबीआई के एग्जाम क्रैक करने के लिए। फैक्ट और फिगर्स याद करके सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो ये एसएससी जैसी चीज़ें तो है नहीं, बैंकिंग जैसी भी नहीं है कि सरफेस लेवल नॉलेज से काम हो जाएगा। यहाँ पर फोकस आ जाता है फाइनेंस और इकोनॉमिक रिलेटेड कंटेंट में। देखिए ट्रेंड क्या रहा है, इकोनॉमिक, बैंकिंग, आरबीआई रिलेटेड न्यूज़, लास्ट ईयर का कट ऑफ है, लास्ट ईयर का ट्रेंड है 25 का, ठीक है। नेशनल न्यूज़ भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी है, इंटरनेशनल रिपोर्ट इंडाइसिस, अगेन वो बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस रिलेटेड। स्पोर्ट्स की भी हो जाती हैं, इससे भी फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, अपॉइंटमेंट वगैरह भी होते हैं ना, बाढ़, एग्रीकल्चर वगैरह के क्वेश्चन भी होते हैं। बट आपको दिख रहा होगा कि ये जो इकोनॉमी, बैंकिंग, देन ये रिपोर्ट इंडाइसिस एंड सेबी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब की वजह से इसका फोकस जो है इन सब में, दैट इज इंक्लूड गवर्नमेंट स्कीम ऑफ कोर्स, है ना, ये सब अगर आप कर ले जाओगे अच्छे से तो आपका ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन प्लस तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर आपको बाकी जो हैं अदर देन फाइनेंस, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम, आरबीआई रिलेटेड थिंग के अलावा जो होता है, जैसे चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर्स हों, स्पोर्ट्स हों, एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ हो, ये बाकी रहेगा। आप उसमें आप कितना स्कोर कर सकते हो। तो यूनिक चीज़ क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट और करंट दोनों का इंटीग्रेशन है। रेपो पे क्वेश्चन आ सकता है, तो रेपो रेट कितना है, यही नहीं, रेपो रेट है क्या, ये भी समझना पड़ेगा आपको, और ये फेज़ 2 में भी काम आने वाला है। सेम जीडीपी में प्रोजेक्शंस, इन्फ्लेशन डेटा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से इंपॉर्टेंट डेटा कुछ निकलता है, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। आरबीआई सेंट्रिक थिंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, रिसेंट अनाउंसमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड डेटा जहाँ आरबीआई रेगुलेटर है। कट ऑफ भले से ही मतलब आपका निकल जाए 20-24 मार्क्स में, बट इससे जो मैंने शुरुआत में बोला था आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्क्स खींचने हैं, सबसे ज़्यादा आपको जीए में ही खींचने हैं। इफ़ यू आर वेरी वेरी गुड इन रीजनिंग देन यू कैन टेक सम कंफर्ट, लेकिन फिर फेज़ 2 के लिए भी जीए चाहिए। तो अगर आप टॉपिक वाइज देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर जो दूसरे फाइनेंस रिलेटेड, फिर कुछ रिपोर्ट इंडाइसिस वगैरह आते हैं, फिर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें भी आती हैं। आपको एक
वेल बैलेंस प्रिपरेशन करनी विद फोकस ऑन इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, आरबीआई सर्कुलर, बैंकिंग, ये सब आरबीआई की वेबसाइट जाकर पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ मैं। आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट स्पेंडिंग टाइम इन आरबीआई वेबसाइट एज ऑफ नाउ। मैंने उस पर वीडियो बनाई है अलग से, लेकिन ये अवेयरनेस आपको रखनी है। फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके जो मीडियम वाले होंगे, चाहे रिपोर्ट एनालिसिस, नेशनल अफेयर्स होंगे, साइंस टेक्नोलॉजी के आएंगे। फिर जो लो वेट वाले होंगे, डिफेंस, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, मिसलिनियस आएंगे। तो इस तरीके से आप ना 1, 2, 3 तैयारी कीजिए। आपके पास हम दे रहे हैं आपको यहाँ पे बीपीडीया आप डाउनलोड करो। आपने कोर्स नहीं लिया फिर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। ये आपको वीकली समरी, मंथली समरी, फोकस्ड ऑन आरबीआई, जब आप इसको पढ़ोगे ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज नॉट लाइक ए जनरल अवेयरनेस कैप्सूल विच इज देयर फॉर यूपीएससी। और वो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, यूपीएससी की जनरल अवेयरनेस से मिलता है वह बहुत जगह फ्री, तैयारी करते हैं आरबीआई के लिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अगर ये आप अवॉइड कर पाए तो आप आरबीआई के केस में जीए को एस कर ले जाओगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने फोकस की बात करें, हम तो यूपीएससी का कोई एग्जाम देते नहीं है, मतलब हमारे पास कोई कोर्स नहीं है उसके लिए, तो हमारा फोकस टोटली और टोटली आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स पर है। ये बीपीडीया इसीलिए रैंडम सिलेक्शन नहीं है क्वेश्चंस का, या रैंडम सिलेक्शन नहीं है न्यूज़ का, ये हमने बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाया हुआ है। अब आपको इसको यूज़ करना है, और हम हर बार बताते भी हैं कि देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं इससे। और जनरल अवेयरनेस में बीपीडीए के अलावा भी आपको पीआईबी करंट अफेयर्स, ठीक है, ये मिलेगा। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है, ये जो ईएसआई वीकली दिख रहा है आपको, इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, इसमें कुछ चीज़ें ओवरलैप होंगी, लेकिन वो ओवरलैप आपके रिवीजन में काम आएगा। और वीकली क्विज भी आपके पास है, गवर्नमेंट स्कीम, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, अलग से आरबीआई रिपोर्ट्स की समरी ये मिलेगी। जो वीकली क्विज है इसको आप दोगे तो आपको रिवीजन होगा। और हाँ, एक मंत्र देता हूँ, दिस इज नो सब्सटीट्यूट टू न्यूज़पेपर, कभी डिटेल में बात करूंगा उस पर। अब फेज 1 की अगर हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक एग्जाम है 2 घंटे का, तो आपको याद रखना है कि आप 4 के लिए नहीं, अल्टीमेटली एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक ही ऑब्जेक्टिव है कि सेक्शनल कट ऑफ निकाल के ओवरऑल कट ऑफ निकालना है। ओवरऑल कट ऑफ मतलब मैक्सिमाइज करना है स्कोर को, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि 55 कट ऑफ होगा, 80 होगा, 120 होगा, 130 भी हो सकता है, एक नया रिकॉर्ड बन जाए। तो यहाँ पे क्या है, रियल गेम कैसे होने वाला है। जीए बहुत डिसिसिव है ओवरऑल सिलेक्शन के लिए, सबसे ज़्यादा वेटेज है। इंग्लिश स्टेबलाइज्ड स्कोर, रीडिंग को आप कंट्रोल करो, स्कोरिंग को जैसे मैंने बताया मोस्ट प्रिडिक्टेबल, काफ़ी वेटेज भी है क्योंकि 60 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 60 मार्क्स हैं। क्वांट में रिस्क मैनेज करना है, फेल मत हो जाना क्वांट में। मैक्सिमाइज ऑन योर स्ट्रेंथ, डोंट इक्वलाइज वीकनेस। फेज 1 इज अबाउट गेटिंग 50% फास्टर प्रिपरेशन। तो पहले आप सेक्शनल सेफ्टी बना लो, कि ये इंश्योर कर लो कि चारों सेक्शन में मेरा मिनिमम हो जाएगा। स्कोरिंग इंजन ढूंढो अपने, जीए है कि रीजनिंग है कि इंग्लिश है, और स्टॉप ओवर प्रिपेयरिंग ऑन वीक एरिया। क्योंकि आप देख रहे हो आउट ऑफ 200 जो अभी तक हाईएस्ट कट ऑफ गया था 122, वो भी 61% है। तो आपके पास 60% पे सिलेक्शन हुआ है, 26% पर भी हुआ है, छोड़ने का स्कोप बहुत है। बट इट्स नॉट ईजी मास्टरिंग दैट स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप केवल पढ़ाई से फेज 1 नहीं निकाल सकते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रायोरिटाइज। जीए और इंग्लिश एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, कंटेंट, रीजनिंग, स्पीड, एक्यूरेसी दोनों मैटर करेगी। स्कोरिंग इन एवरी सेक्शन इज की, एंड ये फेज 2 से ज़्यादा टाइम लगाता है प्रिपरेशन में। इसको लोग यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उन्होंने एग्जाम निकाला ही नहीं है ना। हमको पता है ना, हम भी तो उसी रास्ते से गुजरे हैं कि वारी प्रैक्टिस बेस्ड। जो टफ क्वेश्चन आए, टफ बॉल है, उसमें छोड़ देना है, विकेट नहीं गंवाना। विकेट गंवाना मतलब टाइम वेस्ट करना होता है। अगर आपने 2 मिनट लगा दिए, फिर पता लगा कि यार ये क्वेश्चन तो टफ है, वही काम आपने 20 सेकंड में कर दिया। जो इजी क्वेश्चन है उसमें चौका छक्का मारना है। दिस इज द की पॉइंट इन फेज 1। और फेज 1 अगर आप निकाल लोगे, फिर एक नई स्ट्रेटजी शुरू होएगी, वो होएगी फेज 2 के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभी तैयारी साथ में नहीं करनी है, तैयारी साथ में करनी है। तो एग्जाम प्रिपरेशन में आपको ना गियर चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे स्पीड का गेम नहीं रह गया, अब आ गया गेम नॉलेज का। अब आ गया है गेम आपके अंडरस्टैंडिंग का, आपको डेप्थ कितनी है सब्जेक्ट में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। राइटिंग स्किल्स, जिसको बहुत लोग अंडरमाइन करते हैं। सब लोग पढ़ने में लगे बिकॉज आई टॉक टू स्टूडेंट डेली बेसिस, बहुत अच्छे बैकग्राउंड के स्टूडेंट है। सर मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ, ऐसे पढ़ सकता हूँ, ये याद कर लूंगा। 200 मार्क्स, 2/3 ऑफ द एग्जाम इज योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे उसको, और कैसे एक्सप्रेस करना है, पावरफुल इंट्रोडक्शन, एक हुक क्रिएट करना है वहाँ पे। उसके बाद आपको लिखना है मेन बॉडी, जिसमें आपकी नॉलेज आएगी, और फिर कुछ एनालिटिकल अप्रोच लगा के, आरबीआई टाइप थिंकिंग लगा के उसको कंक्लूड करना है। और ये इतना आसान है नहीं जो मैंने 3 शब्दों में बोल दिया, 3 वाक्यों में बोल दिया। आपको इसको समझना है। चलिए डिटेल में स्टडी समझते हैं, और शॉर्टकट से नहीं होता। देखो
देयर इज नो शॉर्टकट टू स्ट्रेटजी। सो मैं स्टूडेंट को बोलते रहता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजी इज लाइक शार्पनिंग योर सॉ। आपका जो टूल है, आपकी जो तलवार है, उसकी धार आप तेज कर रहे हो। आप केवल तलवार से काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, या कुल्हाड़ी है एक से आपके पास मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, उसकी धार तो ब्लंट हो गई, आप पड़े जा रहे हो, पड़े जा रहे हो, पड़े जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस मिस्टेक, दे टेक स्ट्रेटजी वेरी लाइटली। वो समझ नहीं रहे हैं कि भाई मतलब ऐसे थोड़ी ना कि दीवार पे सर मारे जाओगे, सर मारे जाओगे, सर मारे जाओगे, दीवार टूट जाएगी। सर नहीं मारना है, केवल और केवल पढ़ाई नहीं, सही डायरेक्शन में पढ़ाई। दैट इज व्हाट स्ट्रेटजीज। थोड़ा डिटेल में पेशेंस के साथ समझो। जल्दबाजी के लिए न तो ये वीडियो है, और जल्दबाजी के लिए न तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम है। 50% फास्टर की जब मैं बात करता हूँ ना, तो 50% फास्टर जो होती है प्रिपरेशन, वो एक स्ट्रेटजी के साथ होती है, वो एक पेस के साथ होती है, वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है। चलो शुरुआत करते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट ईयर ESI। इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज है पहला पेपर। 3 पेपर हैं टोटल। पेपर 2 एंड पेपर 3 इज पेपर 2 इंग्लिश, यहाँ पर राइटिंग स्किल्स हैं, और पेपर 3 है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। पहले बात मैं करता हूँ ESI की। देखिए नाम में ही इसके क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। 120 मिनट का पेपर है, 2 घंटा, और 30 मिनट्स होगा ऑब्जेक्टिव, 1.5 घंटा, 90 मिनट्स होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे इसके। तीनों पेपर 100 मार्क्स के। 300 मार्क्स का हो गया आपका फेज 2, और ये 300 मार्क्स प्लस 75 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। तो 375 आउट ऑफ दिस 375 आपकी फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट बनेगी। तो ये देखिए 375 में से एग्रीगेट कट ऑफ, ये देखिए 173 था आउट ऑफ 300 इंटरव्यू होने से पहले का, और इंटरव्यू होने के बाद 226 173.5 आप पहुंच गए इंटरव्यू में। तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं इंटरव्यू में? 53.25। टफ है थोड़ा, आउट ऑफ 75 आ सकते हैं, बट इतना एडवेंचरस होने की बजाय हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पर हमारे ज़्यादा मार्क्स आएँ। जितने ज़्यादा आएंगे 2 फायदा होगा। एक तो आपका सिलेक्शन की सियोरिटी बढ़ गई, दूसरा आपकी रैंक। आरबीआई में रैंक ज़्यादा आने से क्या होता है, सीनियोरिटी मैटर करती है। मैंने बताया आपको कि मेरी रैंक कितनी थी, 5वीं थी। क्यों? क्योंकि रिटन एग्जाम में और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो अपने बैच में आगे बढ़ गए, इसलिए जल्दी प्रमोशन हो गया, जल्दी हम ग्रेड बी से ग्रेड सी बन गया, मे बी 4 साल 4.5 साल में। ठीक है, तो ये आप देखिए 129, यह है 23 का, यह है 24 का, अभी 25 का आना बचा हुआ है। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं ये 22 का कट ऑफ है, यहाँ पर भी 134, तो सॉरी 234। तो 230, 35, 40 आप कोशिश कीजिए कि भाई मैं 240-50 मार्क्स लाऊं, और 40-50 मार्क्स इंटरव्यू के लिए सोच लीजिए। तो अगर आउट ऑफ 300 रिटर्न में 200 ले आते हैं तीनों पेपर में मिला के, आप ऐसे एवरेज ले लीजिए कि भाई मुझे 65 to 70 लाने हैं तीनों में, तो यू आर वेरी गुड, है ना। बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़। पहली बात तो इकोनॉमिक्स नहीं है, ये क्या है, इकोनॉमिक इशूज एंड सोशल इशूज। यहाँ पर बहुत गलती करते हैं ना लोग। तो यहाँ पे आपको जो 30 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 1 मार्कर भी होंगे, 2 मार्कर भी होंगे। मोस्टली ऐसा रहता है कि 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं 15, तो 15 क्वेश्चन 2 मार्कर हो गए, तो 30 मार्क्स का ये हो गया, और 20 क्वेश्चन हो गए 1 मार्कर, तो टोटल 20 मार्क्स का ये हो गया। तो टोटल 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ऐसे रहता है। फिर डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ता है, 50-50 वेटेज हो गया डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का। सिलेबस बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं है। देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपको समझना है क्या होती है ग्रोथ, नेशनल इनकम क्या, पर कैपिटा इनकम क्या, पॉवर्टी क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, एनवायरमेंटल इशूज क्या चल रहे हैं आजकल ये जो कंटेम्प्रेरी होना है ना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी हो जाती है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको थोड़ा समझना है, हिस्ट्री। देखिए यहाँ पर लिखी है सिलेबस, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक से क्वेश्चन नहीं आते हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। अब यही की चीज़ है जो 50% फास्टर बनाता है ना। अब आप पढ़ने लगे, सजेस्टेड बुक्स ये हैं, देखिए मैंने लिखी है, नोटिफिकेशन में लिखी है बुक, तो मैंने भी यहाँ लिख दी, बट आई वोंट रिकमेंड यू कि आप इन बुक को जा के पूरा पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है, मैं आपके बताता हूँ आपको, तो सिलेक्टिव होकर पढ़ना है। इनमें से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ सकते हैं। सेम इज ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, आजकल और इंपॉर्टेंट हो गया। ट्रेड की इतनी बात चल रही है, जो अभी समझ में आ रहा है दुनिया को, जब कोविड हुआ और जब अभी वॉर हो रहे हैं, कि भाई कितना डिपेंडेंट है हम आज की डेट में दूसरी इकोनॉमी पे, और हम ही नहीं, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट इशू, सोशल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सारे इशूज इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप देखेंगे तो आपको इस टाइप की गवर्नमेंट स्कीम, चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना हो, श्रेष्ठ स्कीम हो, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है ना, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चन आते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं इनको। एक पैराग्राफ होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप एग्जाम में, एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ पे क्वेश्चन होंगे। अब आप सोचोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बिल्कुल नहीं। इस पैराग्राफ में तो बहुत बार कुछ भी नहीं लिखा होगा जो क्वेश्चन पूछा है, बट इट विल गिव यू एन आइडिया कि किसके बारे में हो रहा है। और बहुत बार तो ना पैराग्राफ कन्फ्यूज कर रहा होता है, बता रहा हूँ मैं आपको, कन्फ्यूज कर रहा होता है, टाइम वेस्ट कर रहा होता है। तो यही तो टेक्निक है भाई, ऐसी थोड़ी ना आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर आप बन जाओगे। ठीक है, तो ये टेक्निक को समझना कि कहाँ पर कुछ निकल सकता है इस पैराग्राफ से, कहाँ पर उस पैराग्राफ में कुछ निकलना नहीं है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। अब ये जो डेटा है पैराग्राफ में है ही नहीं कहीं, तो क्या कर लोगे पैराग्राफ पढ़ के। मैं नोट सेइंग पैराग्राफ मत पढ़ना, तो उसको क्विक रीडिंग आनी चाहिए।
है ना। ये ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक पैराग्राफ होगा फिर उसमें क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे हमारे जो ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये आपको काम आएंगे, क्योंकि हमने 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर रखे हुए हैं। अब ये सुनने में बहुत आसान लग रहे हैं, बट 6 साल के पढ़ो ना उनको, कि क्वेश्चन को करो, समझो, डिस्कस विद फैकल्टी, देन यू विल अंडरस्टैंड। एंड मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वहाँ से तैयारी शुरू करी तो आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं तैयारी की। स्ट्रेटजी क्या है ईएसआई की? फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम डेफिनेटली, क्योंकि ये तो आना ही आना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। उसके हम डॉक्यूमेंट देंगे, समरी देंगे, लेकिन आपको भी इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाने होंगे, चीट शीट्स बनानी होंगी और MCQs प्रैक्टिस करने होंगे। फिर इकोनॉमिक इशूज जो आज की डेट में चल रहे हैं, चाहे वो ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, फिस्कल डेफिसिट, लगातार न्यूज़पेपर में आते हैं, BPDA में आते हैं, जो मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस में, और उन पे हम MCQs भी देंगे, वो करना है आपको। स्टैटिक कंटेंट, कुछ क्लास NCERT की क्लास 11 की बुक पढ़नी है, जिसके पास कोर्स है उसको नहीं पढ़नी है, वो तो सब कोर्स में हो ही जाएगा, बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आप से, फंडामेंटल बिल्ड कीजिए थोड़ा। भारती पाठक मैंने पढ़ी हुई है बुक, मैंने तो मिश्रापुरी भी पढ़ी है, मैंने रमेश सिंह भी पढ़ी है, बट मैंने तो कई बार पढ़ाने के लिए भी पढ़ी है। तो आई एम नॉट सेइंग कि दीज बुक्स आर नॉट गुड, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव इन योर स्टडीज, अदरवाइज इतना सारा सिलेबस में ना खो जाओगे। तो बेस्ड ऑन PYPs डू वेरी सेलेक्टिव स्टडी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैंने RBI ग्रेड बी में जब अपना एग्जाम लिखा था, इतना बढ़िया मेरे हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन को आंसर किया था ना, आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा इंटरव्यू कॉल था आएगा। करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज से रिलेटेड डेटा जो होता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, डेटा आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ESI में। हमारे यहाँ पे सुशील लगाड़े सर, तुषार सर और मैं, हम डिवाइड कर लेते हैं आपस में कैसे हम इसको अलग अलग टॉपिक को लेंगे। देखिए इतने साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, और ऐसे मैंने बताया कि सुशील सर भी RBI एग्जाम निकाला था, मैं भी निकाला था, तो हमें पता भी है चीज़ों को, लेकिन फिर भी हम अपना टाइम बचाने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को 50% फास्टर बनाने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। कंटेंट कम देते हैं, सिलेक्टिव देते हैं, और कवरेज तो आप देखते ही हो। फिर अब बताते हैं कि 90% कैसे आया। अब आते हैं जिस पे लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट प्रिपरेशन पे। FM पेपर 3 पहले बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा पेपर 2 इंग्लिश के पे, क्योंकि ये दोनों में क्या है, 50-50 ऑब्जेक्टिव है, 50-50 डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न रहेगा, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, जैसे मैंने बताया था आपको 2 मार्कर 1 मार्कर, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये ESI में भी लगभग ऐसे ही रहता है कि कुछ 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 15-15 मार्क्स के लिखने वाले, और 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के। यहाँ पर आपकी आर्ट है लिखने की। देखिए ये 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, ये 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, और ये 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, 200 मार्क्स हो गया डिस्क्रिप्टिव ओवरऑल आउट ऑफ 300। और इंटरव्यू का आप क्या बोलोगे, वो भी तो डिस्क्रिप्टिव ही है, थोड़ी ना MCQ पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो अगर हम टोटल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो 375 में से सिलेक्शन होना है ना आपका, तो 275 की कहानी ना आपकी अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ ऑफ नॉलेज, एक्सप्रेशंस है। 75 ऑफकोर्स इंटरव्यू वाला है, वो और मुश्किल हो जाता है, आगे बात करेंगे जब इंटरव्यू तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी समझो आप FM में कैसे स्कोर करना है, उसका सिलेबस ज़्यादा है FM का सिलेबस देखिए, फाइनेंस, फिर मैनेजमेंट, फाइनेंस में भी फाइनेंशियल सिस्टम मतलब RBI, बैंकिंग सिस्टम, उसके अलावा नॉन बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट, फिर जो फाइनेंशियल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जो शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट है, उसके फंक्शन, जनरल टॉपिक, रिस्क, डेरिवेटिव, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, बजट, अकाउंटिंग भी बेसिक लेवल की आती है, और फिर टॉपिक लाइक इन्फ्लेशन, जिसका ओवरलैप है एक्चुअली ESI में भी। यहाँ पर भी कुछ बुक्स मेंशन की हुई हैं नोटिफिकेशन में, बहुत सिलेक्टिव होकर पढ़ना है इसको। मैं बुक्स पे बहुत कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग कोर्स से पढ़ रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जो लोग एक कोई बुक इसमें से या 2 कोई बुक लेनी है तो सिलेक्टिव होकर पढ़ना है। मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नाम है टॉपिक का मैनेजमेंट, लेकिन जो लोग समझते हैं उनको बता रहा हूँ, खासकर इसमें पूरा मैनेजमेंट है नहीं। मैनेजमेंट का तो एक छोटा सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, बाकी सारा सिलेबस OB का है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फिर उसके बाद एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कम्युनिकेशन भी अलग से इसके अंदर में है, बट एक्चुअली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट नहीं है, बट कम्युनिकेशन भी है। इसको मैं तो अगर खुद सिलेबस लिख रहा होता तो इसको 3 लिखता। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है, बट ये अपने आप में अलग से बेसिक्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे SNCR मॉडल वगैरह, वर्बल नॉन वर्बल पूछ लिया जाता है, इसमें ईजी है। ये मैनेजमेंट वाला पोर्शन तो बहुत ही ईजी है। फाइनेंस वाला पोर्शन में आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई में। पहले आप समझो है क्या यहाँ पे, पढ़ाई करने से पहले फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं बनना है, ये समझ लो अब अच्छे से। आपका एम है एग्जाम निकालना। जिसने फाइनेंस एक्सपर्ट बनने की कोशिश करी, और खासकर जो लोग ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में ना, उनको तो ट्रेडिंग स्टडी समझनी है, स्ट्रेटजी समझनी है भाई, वो नहीं करना है इसमें। मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को, मैं अल्फा बीटा गामा थीटा से पढ़ा दूंगा, फाइनेंस का CAPM पढ़ा दूंगा, लेकिन करोगे क्या? ऑप्शन प्राइसिंग पढ़ के करोगे क्या? आपको फाइनेंस नहीं आती है तब भी आप इस एग्जाम को निकाल लोगे। स्टडी ओनली रेलिवेंट थिंग्स, specific chapter as per the syllabus, important based on the previous year questions and current trend जो आज चल रहा है दुनिया में। प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने हैं, आज जो चल रहा है, अचानक से एक नया मुद्दा आ गया, TLTROs निकाल लाया था कोविड के टाइम में RBI, पता ही नहीं था उससे पहले क्या होते हैं किसी को। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल, दोनों टाइप की चीजें
और डिस्क्रिप्टिव आंसर रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट कर पाएंगे तो आपके आंसर इंप्रेसिव हो जाएंगे। देखिए पहले के क्वेश्चन देखिए कुछ पुराने। रिसेंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशंस, क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूओपीआई, सेबी रूल्स, T3 लिस्टिंग, WMA लिमिट विद इन मीन्स एडवांस शो करता है आरबीआई गवर्नमेंट को, फॉरेक्स लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, एनबीएफसी, CRAR, ऑपरेशनल रिस्क, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक, नचिकेत मोर कमेटी, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन से बने थे ना ये, टाइम लाइन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, स्मॉल फाइनेंस पेमेंट बैंक, ऑब्जेक्टिव ऑफ MSME इनटू फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कुछ टॉपिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, अब इसमें कितना डेप्थ पर जाना है ना, वो जब हम एक टॉपिक पर जाते हैं तब बात करते हैं। बेसिक्स ओनली, डेरिवेटिव, एक क्वेश्चन आ गया 15 मार्क डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, बट बेसिक क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव बताना थे आपको। टॉपिक वाइज अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल आगे मैनेजमेंट पे में, तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इधर आता है, जो मैंने बोला था ना आपको, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कोर फंक्शन से मैनेजमेंट के और इंपॉर्टेंट लीडरशिप थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, चेंज मैनेजमेंट एंड OB के कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट। कई बार ऐसी कुछ थ्योरी भी, आप थ्योरी के नाम तो लिखे नहीं है सिलेबस में, तो आपको सिलेबस में मिलेंगे नहीं, वो भी आपको पता होनी चाहिए कौन सी थ्योरी है, उस पर MCQ आ जाएगा। कम्युनिकेशन तो मॉडरेट लेवल, कंपैरेटिवली इजी है, इसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे तो होएगा। एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेवरेट टॉपिक है आजकल, कभी कभी क्वेश्चन मिलते हैं MCQ में, कभी कभी नहीं भी मिलते। आरबीआई जो है नॉर्मली इसको लेकिन रोटेट करता है थीम को, तो आप ये मत सोचो कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पिछली बार नहीं है तो अगली बार नहीं आ सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड, इजी टॉपिक है। एथिक्स जो है वो आज की डेट में बहुत वैल्यू रख रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रॉड्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हो रहे हैं वहां आ रहा है, और डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि आपको फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं बनना है। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चाहिए इसमें। ESI जो पेपर था उसमें भी चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमने गवर्नमेंट स्कीम वगैरह डायनेमिक पार्ट है, सम स्टैटिक नॉलेज, वहां पे एक्चुअली डायनेमिक ज्यादा चाहिए। यहाँ पे फाइनेंस और मैनेजमेंट तो देखिए पूरा ही स्टैटिक है, उसमें नॉर्मली कुछ अच्छा डायनेमिक रहता नहीं है। फाइनेंस में मिक्स है। तो बेसिक फंडामेंटल आप बनाओ, और ये न्यूमेरिकल की तो चिंता बहुत ज्यादा करो मत। 3-4 साल पहले कुछ न्यूमेरिकल आए थे, मोस्टली कम ही आते हैं। आपको करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो कुछ निकालना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। मैनेजमेंट लेकिन बहुत ही स्कोरिंग है, वेरी स्कोरिंग इन फेज 2। 50% जो FM पेपर है, पेपर 3, उसमें से आधा मैनेजमेंट आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। रोटी जानते हैं, ये मेरा फेवरेट फ्रेज है जो मैं यूज करता हूँ। रिटर्न लिख दो, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा के लिख देता हूँ। रिटर्न याद रख लो इसको, आप अपना रोटी का ख्याल रखना है। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। आपका रोटी अगर बढ़िया है तो 50% फास्टर होएगी प्रिपरेशन। तो आप डायनेमिक स्टैटिक का एक बैलेंस रख के चलना है। पास्ट ईयर ट्रेंड को देखते हुए फंडामेंटल होना जरूरी है। आरबीआई वेबसाइट बहुत हेल्पफुल है, बट सिलेक्टिव स्टडी करनी है, और अगर आपके पास कोर्स है फिर तो हम जो दे रहे हैं उसी से काम हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे, बजट बहुत हाई यील्डिंग है, इसकी समरी पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खुद पढ़ने को बोलूंगा, खासकर उनकी समरी और उनके जो बॉक्स आइटम्स होते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर लेंगे ना फॉर एंटायर फेज 2, दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटर। ट्रेंड अगर आप देखो तो सिलेबस तो FM का बहुत ज्यादा दिखता है, बट मार्क्स देखोगे आप तो FM में जो टॉपर्स हैं, देखो टॉप 20 लोगों के मार्क्स हमने देखे, यहाँ पर आप देख सकते हो FM में अगर ESI के मुकाबले कंपेयर करें, दोनों 100 मार्क्स का है। यहाँ पर देखो आप 17 मार्क्स ज्यादा हैं, 15-17 मार्क्स टॉपर्स के ज्यादा हैं, 20 मार्क्स एक्चुअली जब लास्ट यहाँ तक जा रहे हो तो 15 से 20 मार्क्स ज्यादा हैं टॉपर्स के। तो FM इज वेरी स्कोरिंग। सिलेबस ज्यादा है तो डरना नहीं है। ESI में सिलेबस कम है, दिखाया था ना अभी, आप चाहे तो दोबारा देख लो, लेकिन ESI टफ हो जाता है क्योंकि उसमें डेटा वेटा बहुत याद करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट में लीडरशिप, मोटिवेशन क्रिटिकल है। फिर कुछ टॉपिक लाइक 6 सिग्मा, काइजन मिलेगा भी नहीं आपको सिलेबस में, फिर आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास सही कंटेंट हो। कोड बैंक आप रख सकते हैं अपने पास, जिससे कि आप अच्छे आंसर लिख पाएं। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन अगर मैं FM की बोलूँ आपको, तो पहले बिल्ड योर फाउंडेशन, बेसिक्स, GDP क्या है ना, बैलेंस शीट क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स। देन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। फिर आप देखो करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, ऑनगोइंग ट्रेंड्स क्या हैं, एंड देन आंसर राइटिंग। क्योंकि आंसर राइटिंग अल्टीमेटली 50% ये हो जाएगा जब आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, तो आप जो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट में FM पेपर में 15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हो ESI से, एंड एम फॉर मोर देन 200 ओवरऑल इन फेज 2। डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए भी आपको सेम जो पैटर्न है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, 2 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स। वर्ड लिमिट नॉर्मली है, बिकॉज दैट कैन वेरी, ज्यादा नहीं लिखना होता है। 600 फॉर 15 मार्क्स एंड 400 फॉर 10 मार्कर। सेम इज ESI के लिए भी है। तो एग्जामिनर जो देख रहा होता है, आपको दिख रहा होता है क्लैरिटी दिखने में, कितनी रेलिवेंट है, कितनी एनालिटिकल डेप्थ है, नॉट जस्ट वॉल्यूम की कितने वर्ड्स लिख दिया, या नॉट जस्ट डेटा। लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जनरल टाइप का आंसर लिखते हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, कोई हुक नहीं है, टाइपिंग में भी मिस्टेक है, तो भी कैसे आप एग्जाम निकाल पाओ। तो यूज रेलिवेंट डेटा, यूज रेलिवेंट एग्जाम्पल, और जो RBI के एजेंडा है उनको आप स्लाइटली नज कर सकते हो। करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के बारे में आपको फिर पता होना जरूरी है। विदाउट टाइपिंग फुल आंसर्स ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस बाय आउटलाइनिंग फ्रॉम द PYQs। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर पता है तो उसके बेसिस पे आप क्या करो, हर क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बनाओ कि मैं ऐसा इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ये मेन पॉइंट लिखूंगा, ये कंक्लूजन लिखूंगा।
होगा, बट लिखने की प्रैक्टिस फिर भी करनी पड़ेगी आपको। और हाउ वी मेक इट 50% फास्टर, बिकॉज यू वांट टू फाइंड दिस काइंड ऑफ टीम एनीवेयर। मैं अगर फाइनेंस की नॉलेज की बात करूं तो प्राची मैम और कोनिका मैम को जितना फाइनेंस आता है उतना तो हम लोग जो आरबीआई निकाले हुए हमको भी नहीं आता है। तुषार सर आपको सारी स्ट्रेटजी फाइनेंस की, ईएसआई की, प्रीवियस ईयर पेपर ट्रेंड। सो इट्स ए मिक्स ऑफ गुड टीम विच हैज बिल्ड द कंटेंट। और जिसने कभी भी फाइनेंस नहीं पढ़ा है सपोज, तो आप बहुत बेसिक से भी शुरू करते हैं, से फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको एकदम सिंपल तरीके से रोल ऑफ आरबीआई था यहाँ पे। ये जो रोल ऑफ आरबीआई का वीडियो मिलेगा, इस वीडियो के एंड में टेस्ट भी होगा, तो वो टेस्ट से आपको दिखेगा कि आपको ये वीडियो देखना है या नहीं। अगर आपको ये टेस्ट पहले ही आप उसमें 70% ठीक कर रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिक वीडियोज, देन यू हैव नोट्स, और उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको वन लाइनर तो समरी है जो हमने तैयार की थी एग्जाम के लिए, और फिर यहाँ पे क्विज भी है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको फेज 2 के लिए ईएसआई, फाइनेंस, हमने अलग अलग डिवाइड किया है, ईएसआई, फाइनेंस, मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिससे कि आप सिलेक्टिव होकर पढ़ सकें। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू सेल्फ स्टडी। और ये पूरा का पूरा कोर्स जो बना है वो सेल्फ स्टडी के लिए ही बना। अगर आप देखेंगे ये सेल्फ स्टडी के लिए इतना सुटेबल है क्योंकि हमने इसको छोटे छोटे वीडियोज में, छोटे छोटे नोट्स में और क्विजेज में डाला हुआ है ना। इतनी ज्यादा चैप्टर टेस्ट और क्विज होते हैं कि आपकी प्रैक्टिस रेगुलर रिविजन हो रहा है, उससे आंसर एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, डाउट दूर हो रहा है। इन फैकल्टी की हेल्प से आप वो समझ पाते हो कि क्या मेरे को डेप्थ में जाना है, क्या नहीं जाना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है। हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उस पर हम आगे भी बात करेंगे। अब इंग्लिश की बात करूं मैं, इंग्लिश इसमें एक ऐसे राइटिंग रहता है, एक प्रेसी राइटिंग रहता है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, टोटल 100 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पर भी वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं लिखने हैं आपको, 100 मार्क्स का पेपर है, ये पेपर 2 की बात कर रहा हूँ अभी। ऐसे के लिए आपको चॉइस रहेगी, कुछ सोशल इशूज, इकोनॉमिक इशूज, फाइनेंशियल इशूज पे टॉपिक रहेंगे, टॉपिक ईजी होंगे। बात होगी राइटिंग स्टाइल की। प्रेसी तो आपको नॉर्मली 1/3 करना होता है, तो 500 वर्ड का अगर है तो 170 वर्ड्स करीब लिखने हैं, ये रूल है इसका। बाकी तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा और क्या रूल है इसके। इट्स वेरी रूल बेस्ड है, इट्स नॉट जस्ट क्रिएटिंग ए समरी, बट एक्चुअली इट्स री राइटिंग इन योर ओन स्टाइल। और आरसी भी कंपेरेटिवली बहुत मुश्किल नहीं होता है, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, 5-6 क्वेश्चंस होते हैं वॉइस पे, और आपको ठीक ठाक स्पीड है तो कर ले जाओगे। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स क्या रहे हैं लास्ट ईयर के 24 के, तो आप पहुंच करके आप समझिए। यही सब सोशल इकोनॉमिक इशूज, सिंपल से टॉपिक्स हैं, ग्लोबल माइग्रेशन पे, और ये मैनेजमेंट रिलेटेड हो गया, जो स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ होस्टिंग द ओलंपिक, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, सिंपल टॉपिक्स बट गुड राइटिंग एबिलिटी। पैसेज ऑन द टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जिसपे क्वेश्चंस पूछे गए थे आरसी में, और 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स इज 30 मार्क्स का। पैसेज ऑन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में फिर ऐसे टॉपिक्स 23 के, इसी तरीके के 23 का प्रेसी एंड आरसी, 22 का ऐसे टॉपिक। आपको समझ में आ रहा होगा कि टॉपिक मुश्किल नहीं है, मैंने तो बहुत बढ़िया ऐसे लिखा, बहुत आसान टॉपिक था, सबके लिए आसान था। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में प्रेसी और आरसी 22 में। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, ब्लेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड एक्सीलेंट स्ट्रक्चर। ये अगर आपने सीख लिया, एक लाइन में बोल दिया मैंने, लेकिन सीखने में टाइम लगेगा, तो आप एस कर जाओगे ऐसे राइटिंग को। राइट एटलीस्ट कुछ तो लिखो, आप हर हफ्ते 200-400 वर्ड लिखो, और प्रीवियस ईयर पेपर्स इसके लिए बेस्ट मटेरियल है आपके पास, जिस पे आप लिख सकते हो। और किसी से उसको चेक कराओ, किसी से जो मतलब जो समझदार हो, जो उसको नॉलेज हो सब्जेक्ट की भी और इंग्लिश की भी। प्रेसी राइटिंग भी इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए 2 बार 3 बार, और फिर एक्चुअली ग्रास्प करके अपने शब्दों में लिखना चाहिए। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसी से उठा के शब्द लिखते हैं, वहीं पर वो गड़बड़ी हो जाती है। वर्ड काउंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, टाइटल जरूर देना चाहिए। 15 से 20 मिनट में करने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी वाले क्वेश्चन तो कंपेरेटिवली आप करते हो तो आपको हैबिट रहेगी। और हमारे यहाँ पे डॉक्टर संजीव शर्मा और अंजलि मैम इंग्लिश के एक्सपर्ट है। स्पेशली डॉक्टर संजीव शर्मा के बारे में बोलना चाहूंगा, बिकॉज ही इज ए फॉर्मर सीजीएम फ्रॉम आरबीआई एंड ही इज राइट नाउ टीचिंग इन IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, ISB एज ए गेस्ट फैकल्टी, एंड ही टीचेस कम्युनिकेशन। यू वांट टू मास्टर कम्युनिकेशन, अगर आपको सीखना है कम्युनिकेशन, एंड विच इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, बट ESI में भी और FM में भी 50% डिस्क्रिप्टिव है। सर से अच्छा टीचर मिलना तो पॉसिबल नहीं। कुछ टिप्स बताता हूँ। एक तो क्या है, प्रैक्टिस करो आप एक्सटर्नल कीबोर्ड पे, क्योंकि एग्जाम में फिर आपको नहीं तो अगर लैपटॉप की आदत है और वैसा रिफाइंड लैपटॉप नहीं मिला तो चैलेंज हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, एक प्रेशर बिल्ड करो, एक सिमुलेशन क्रिएट करो डिस्क्रिप्टिव में कि मुझे 2000 वर्ड टाइप करने हैं इतने टाइम कंस्टेंट के अंदर, जैसे आपको रियल एग्जाम में करने हैं। एक इनिशियल फियर को दूर करना है। अभी लिखने का ना बहुत फियर है लोगों में, आजकल तो बोर्ड एग्जाम सब ऐसे हो गए कि लिखना ही नहीं होता। तो भाई प्लीज ब्रेक दैट फियर ASAP। कुछ नहीं तो ऐसे टॉपिक पे लिखो, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज बैंक, व्हाट इज RBI ग्रेड बी, माई लाइफ एंड माई स्टोरी, व्हाट इज लीडरशिप। सिंपल कुछ नहीं समझ में आया वो भी तो ओपन बुक लो और टाइप करना शुरू करो, यू विल
डेवलप हैबिट ऑफ राइटिंग। आपकी उंगलियां चलने तो लगेंगी। डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन, भाई तो 2-3-4 महीने यूं ही निपट जाएंगे, लिखने की हैबिट बनेगी नहीं। बेस्ट तरीका है क्या लिखें भाई, प्रीवियस ईयर पेपर्स क्लियर हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, दोनों चीजें चाहिए इसमें। ग्रामेटिकली करेक्ट, नॉट वेरी हाई लेवल इंग्लिश, लेकिन क्लियर होनी चाहिए। कुछ चीजें याद कर लो, स्टैंडर्ड चीजें, कोट, डेफिनेशंस, डेटा, जिनसे आप अपने आंसर को इंप्रेसिव बना सकते हो। हम एग्जाम में क्या करते हैं, पहले आपको पढ़ने को बताते हैं भाई, शॉर्ट वीडियोस हैं, क्रिस्प नोट्स हैं, बीपीटीआर कंटेंट है। क्लास में आप आ रहे हो, डाउट क्लेरिफिकेशन हो रहा है, स्ट्रेटजी की बात हो रही है, मेंटरिंग हो रही है, फेस टू फेस 101 भी होते हैं। फिर करनी होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेक्शन टेस्ट, प्रैक्टिस सीसीक्यूज, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो वीडियो के अंत में है। ये प्रैक्टिस आपको मास्टर करती है और ये सर्कल चलता रहता है। एंड दैट हैज टू बी वेरी पर्सनलाइज्ड एज पर योर स्ट्रेंथ, एज पर योर स्ट्रेंथ। There is a saying, you are an average of the 5 people you spend time with. Here in this course, you spend time with people who have cracked the exam, not 1, 2, 3, also who have guided to thousands of people for RBI and the regulatory body exams. जो लोग आज जॉब कर रहे हैं वहाँ पे. So this is not just a content story, my dear friend. This is mindset transfer. If you get the right mindset, you will build the content. Try to build that with the right people, with exam-like questions. कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपनी मेमोरी बेटर कर सकते हो. यू हैव टू क्रिएट दीज. सेकंड टाइम जब रीडिंग करो तो कुछ हाईलाइट करो. फर्स्ट टाइम तो पहले समझो, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. सेकंड टाइम अंडरलाइन करो, कुछ चीट शीट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, शॉर्टकट्स बनाओ. मतलब कुछ निमोनिक्स होती हैं, एक्रोनियम्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, है ना. आपने अपने तरीके से बना लिए कि अगर मुझे आरबीआई गवर्नर्स के नाम याद करने हैं एक सीक्वेंस में, रेड्डी साहब के टाइम से, रेड्डी, सुब्बा राव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल एंड शक्तिकांता दास. आपने बना लिया इसका एक निमोनिक RSRUS. वो एक निमोनिक बना लिया. सारे गवर्नर कैसे RSRUS, RSRS. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. रियलिस्टिक रिवीजन करना होगा, डेली रिवीजन करना होगा, वीकली रिवीजन करना होगा. देखो मेमोरी का जो ग्राफ है ना, मेमोरी ऐसे ऐसे गिरती है नीचे को, तो जब आप बार बार रिवाइज करते हो तो वो ऐसे ऐसे वापस आती रहती है. बिल्ड सम स्टोरी. उर्जित पटेल कमेटी है जी, अर्जेंट है जी, कुछ ऐसा जो आपको समझ में आता है. विजुअल मैपिंग. मैं कल किसी को दिखा रहा था, देखो मेरे रूम में देखो, मैंने अभी भी चार्ट वार्ट लगाए हुए हैं, बिकॉज ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमको बार बार री एम्फसाइज करनी होती है. अलग अलग कलर कोडिंग में ये यहाँ पे देखो कलर किया मैंने, इसलिए ब्लू, ग्रीन, अलग अलग कलर की पेन यूज कर सकते हो, बिकॉज कलर्स भी माइंड में जो है इजी रिटेंशन लाते हैं. और प्रैक्टिस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, करने से ही सिलेक्शन होता है. एंड वी आर हैप्पी टू सी दैट एवरी ईयर स्टूडेंट्स आर क्रैकिंग आरबीआई ग्रेड बी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम बी. 1/3 लोग अगर आरबीआई में पहुंचते हैं हमारे तो अच्छा लगता है, और वो ईयर ऑन ईयर होता है तो और अच्छा लगता है. एंड द रीजन इज द पीपल हु हैव बिल्ड दिस कोर्स एंड हु आर क्रिएटिंग द राइट माइंडसेट. यू कैन डाउनलोड दिस. ये एक स्टडी गाइड है, कंप्लीट स्टडी गाइड है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्रीली अवेलेबल है. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, जेआईबी सीआईबी कर लिया है, और कुछ लोग अभी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेरे जैसे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट. थोड़ा सबकी स्ट्रेटजी में डिफरेंस रहेगा. सबको अपनी अपनी जो तैयारी है, देखिए एक ही एग्जाम है, एक ही सिलेबस है, और हर बैकग्राउंड के बच्चे निकालते हैं हर बार. अब देखिए एवरी टाइम यू सी, मोस्ट ऑफ द टाइम इवन जो टॉपर्स हैं वो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वाले ना होकर इंजीनियर्स हो रहे हैं, अगर आप ट्रेंड देखिएगा, बिकॉज इट इज मोर अबाउट हाउ यू स्ट्रेटेज योर प्रिपरेशन. अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो तो आपको फेज 2 इजी होगा, लेकिन फेज 1 तो इजी नहीं होने वाला है. लेकिन अगर आपने बैंक का एग्जाम निकाला हुआ तो फेज 1 इजी हो जाएगा. अब ये अपने प्रोफाइल को समझिए और उसके बेसिस पे देखिए कि आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी की जर्नी कैसे होने वाली है. इसको डिटेल में समझते हैं और उस हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान बनाओगे. स्टडी प्लान यूनिक होना बहुत जरूरी है, और वो स्टडी प्लान डायनेमिक भी होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे उसी हिसाब से आपको सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज अपनी वेटेज कम या ज्यादा भी करनी होगी. स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड. अब आप ये समझ लो कि मेरा बैकग्राउंड क्या है. या मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ जिसमें इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स भी आईसी में आ गए, या मैं इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, सीए, सीएस हूँ, जिनका कुछ बैकग्राउंड है जो फेज 2 में काम आएगा. इसको मैं बोल रहा हूँ बी और ये है ए. ठीक है. नाउ वन इज दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन. 2 जिन्होंने कुछ निकाल लिया, फेज 1 निकाल लिया आईबीपीएस का, कुछ आगे चल रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, सीजीएल का निकाल लिया, आरबीआई से भी कुछ भी फेज 1 निकाल लिया, वो 2 कैटेगरी हो गई. ए बी इज, रिमेंबर दैट. 3 इज यूपीएससी वाले, 3rd कैटेगरी, क्योंकि इनको एक अलग एडिशनल एडवांटेज है ना. 3A 3B भी है उसमें. फिर 4th कैटेगरी तो बिल्कुल यूनिक कैटेगरी है, जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी बैकग्राउंड के हों, क्योंकि उन्होंने जेआईबी सीआईबी कर लिया तो फिर वो अभी सेम प्लेटफॉर्म पर आ गए. तो होगा क्या, अभी आपने स्टार्ट किया कैटेगरी 1, स्टार्टिंग द प्रिपरेशन. आपका अगर बैकग्राउंड है साइंस, मानो बीटेक
ये आपका बैकग्राउंड है ह्यूमैनिटीज, BCom, BBA, MBA, इकोनॉमिक्स, CACS भी यहाँ पर है। अलग अलग सेक्शन में देखिए, अगर हमें यहाँ पर आप देखिए कलर कोडिंग के हिसाब से जनरल अवेयरनेस में शुरुआत में ज़्यादा टाइम दो, ये लोग भी देंगे। एक किसी बात है तो किसी ने भी पहले नहीं पढ़ा है। अब डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा फेज 2 के सब्जेक्ट में। यहाँ पर आपको फेज 2 जैसे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड ESI आप देख रहे हैं, बाद में भी बहुत टाइम देना है, ठीक है। बाद में तो देखो आखिरी में तो फेज 2 एग्जाम आते वो भी देंगे ही, बट इधर क्या है, स्टार्टिंग में जिन लोगों का बैकग्राउंड है थोड़ा फेज 2 वाला, तो ये जो इधर है, एंड आई एम गिविंग दिस RISE स्ट्रेटेजी, RISE, विच इज रिफाइन योर प्रिपरेशन, इम्प्रूव, सक्सीड एंड एक्सेल। तो स्टेज वाइज, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको फेज 2 प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि आपका बेसिक बैकग्राउंड नहीं है ना, तो ये फेज 2 प्रिपरेशन दिख रही है। ये फेज 2 बाद में स्टार्ट करेंगे, चलेगा, लेटर स्टेज में करेंगे, क्योंकि इनके लिए फेज 1 बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन में थोड़ा आगे हैं, ऑलरेडी आपने IBPS PO टाइप एग्जाम निकाला हुआ है, तो अब आप फेज 1 का एडवांटेज है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने फेज 2 वाले जो टॉपिक्स हैं, ESI, इंग्लिश राइटिंग एंड फेज 2, ये तीनों हैं, इनका वेटेज बढ़ा दिया तैयारी में अभी से, क्योंकि आपको ओवरऑल से 40% टाइम देना है अब फेज 1 पे। और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था, 60% टाइम फेज 1 पे देना है, क्योंकि आपको तो QR ही नहीं आ रहा है अभी, ये समझना है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर अगर आप फाइनेंस कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो क्योंकि आपका बैकग्राउंड है, तो आप शुरुआत में पहले फेज 1 में कम टाइम से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे फेज 1 का टाइम बढ़ाना, क्योंकि फेज 1 निकालना है बहुत जरूरी। फिर आप फेज 2 एग्जाम के टाइम पे पकड़ सकते हो, ESI, फाइनेंस मैनेजमेंट, आप इसको पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो और अपने स्कोर के बेसिस पे और पर्सनलाइज कर सकते हो। तो UPSC वाले हैं, UPSC वालों के लिए एक यूनिक एडवांटेज क्या है कि उनका राइटिंग स्किल बेटर हो जाता है, लेकिन फेज 1 के लिए उन्हें भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इतना तैयारी किया। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, यहाँ पर आपको फेज 1 में लगना ही है शुरुआत में। लेकिन UPSC प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी इधर फेज 2 में आपको राइटिंग एबिलिटी। जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उनके लिए तो फेज 1 कंपैरेटिवली आसान होने वाला है, तो वो फेज 1 को अभी कम टाइम देके इधर फेज 2 की प्रिपरेशन अभी से तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम पास आएगा उसमें फेज 1 को बढ़ा लें, मॉक टेस्ट ज़्यादा दें, जिससे कि फेज 1 निकल जाए। इसी जर्नी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कैसे, ये सेम कैटेगरी है A, B, 1 एंड 2। तो QRE स्कोर, QRE 1 है, क्योंकि QRE एक टाइप की प्रिपरेशन है। QRE स्कोर में सबसे ज़्यादा टफ या सबसे ज़्यादा मेहनत किसको करनी है? जो अभी स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, सबसे ज़्यादा लंबी चढ़ाई चढ़नी है उसको। जो बैंक में काम कर रहा है उसको सबसे कम चढ़ाई चढ़नी है, और जिसका फेज 1 निकल गया है या जो UPSC वाला है वो बीच में है। UPSC वाले को GA का एडवांटेज डेफिनेटली होता है, GA का एडवांटेज होता है, तो GA और ESI को हम यहाँ ले आए, तो GA और ESI को हम यहाँ ले आए। यहाँ पे UPSC वाला इसके सबसे टॉप में जाएगा, और ये बैंक वाला जो बनाया नहीं है यहाँ पे, ये नीचे आएगा। UPSC वाले की जर्नी सबसे आसान होगी GA और ESI में, फिर होगी जो बैंक में जॉब कर रहा है। सेम वे अगर हम दोनों चीज़ों को मर्ज करते हैं, ये देखिए UPSC वाले और जो बैंक में जॉब कर रहे हैं GA ESI, UPSC से ऊपर रखना पड़ेगा 3A 3B, ठीक है, सबसे आसान है उसके लिए, और QRE स्कोर। इसी तरीके से अगर आप देखते हो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, क्योंकि GA और ESI काफी सिमिलर है, लेकिन FM थोड़ा अलग है और बहुत ही हाईली स्कोरिंग है FM, देखा ही आपने। FM में जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उन्हें फाइनेंस का वैसी नॉलेज हो जाती है और मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत आ जाता है, JIB CIB किया है तो इतना पड़ा, सबसे ज्यादा एडवांटेज। अभी आप शुरू कर रहे हो तो आपको सबसे लंबी चढ़ाई चढ़नी है। UPSC वालों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी पढ़ा होता है, राइटिंग एबिलिटी बेटर होती है, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट भी जल्दी पिकअप कर लेते हैं, बाकी लोग आप बीच में हैं यहाँ पे। तो इस सबकी अपनी एक यूनिक जर्नी है, और आप इस जर्नी को चाहे इधर स्टार्ट कर रहे हो चाहे इधर स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन गोल यहाँ पर आपका सबका सेम है, और उस गोल की ओर आप उस स्पीड से जाओ कि आप कम टाइम में फोकस रहकर निकाल लो उसको। इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव वो भी 100 मार्क्स का है, UPSC वालों को डेफिनेटली एडवांटेज है। बैंक में काम करने वालों को भी थोड़ा लिखने की आदत पड़ जाती है, ईमेल वगैरह लिखते हैं, तो दे कैन डू बेटर हियर ऑल्सो। तो ओवरऑल अगर की टेक अवे अगर हम देखें तो एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ बी हैज स्लाइट एडवांटेज। बी मतलब जो इकोनॉमिक्स फाइनेंस वाले बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन रियलिटी क्या अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले निकाल ले रहे हैं, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। 3 and 4 लेवल मतलब वो UPSC बैकग्राउंड एंड जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, दे हैव सर्टेन एडवांटेज, लेकिन निकालने वाले सब बैकग्राउंड। मैंने इस वीडियो में बात नहीं करी क्या आपको RBI की ग्रेड बी की जॉब में नहीं मिलता है, न्यूज़पेपर पढ़ने के डिटेल फायदे बताए नहीं मैंने, स्टडी प्लान टाइम टेबल भी नहीं बता पाया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया ऑलरेडी, और किस तरीके से राइटिंग स्किल बिल्ड करनी है डिटेल में और डिस्कशन हो सकता है, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर समराइज करूं तो 2-3 बार तो आप पहले सिलेबस कवर करना होगा, बिल्ड करने होंगे फंडामेंटल्स, लास्ट 5 साल के क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लो, कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, नहीं तो आप भटकते रहोगे और टाइम वेस्ट होगा। टाइम चाहे लिखने वाला क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, बिना टाइम के सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। स्किपिंग सीखनी है, स्पेशली फेज 1 में कौन से क्वेश्चन पिक करने, कौन से छोड़ने हैं, एंड प्रैक्टिस 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 इज द मंत्र। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो हम सबके पास बराबर है, चाहे हम अमीर हैं गरीब हैं, टाइम निकला जा रहा है, टाइम निकला जा रहा है हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन। अगर आपका एम है करियर में आपको कुछ बनना है, करियर में आपको करना है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ करिए। इवन इफ आफ्टर ए मंथ यू डिसाइड यू डोंट वांट टू प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड बी, डू इट फास्ट,
एक हम स्टार्टअप में बोलते हैं फेल फास्ट। जल्दी डिसीजन लोगे कि ये नहीं हो रहा है, कुछ और करना है लाइफ में, वो भी बहुत अच्छा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू टेक द एक्शन। नाउ आई हैव टोल्ड यू द कंप्लीट स्ट्रेटेजी, और यहां तक अगर आप आए हैं वीडियो में, मुझे सुन रहे हैं अभी भी, इसका मतलब कुछ तो आग है अंदर, कुछ तो करना चाहते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए कमेंट में। आपका कोई कमेंट है इस वीडियो पे तो वो भी लिखिए, शायद मुझे कुछ एनकरेजमेंट, डिस्करेजमेंट, फीडबैक मिलेगा। आपको तैयारी करनी है तो स्टडी प्लान डाउनलोड कीजिए, और एग्जाम भी मेक्स योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। ये जरूर याद रखिए, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट राइट स्ट्रेटजी विद राइट पीपल। आई विश यू ऑल द बेस्ट।